हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्केरी फॉरेस्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो कि एक जंगल के अंदर घटित हुई थी। बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टोरी है और एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। ये अजीब सी क्यों है, ये आपको स्टोरी के अंत तक आते आते पता चलेगा। इसमें एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही अजीब सा ट्विस्ट है, जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये घटना है 17 अक्टूबर 2019 की, जबकि एक 47 ईयर्स ओल्ड महिला जिसका नाम था एडा, वो करीब एक हफ्ते से अपने फैमिली केबिन में रह रही थी, जो कि एक जंगल के बीच में बना हुआ था। और ये केबिन इनके परिवार की अपनी संपत्ति थी। ये मिशिगन में था। यहाँ पर एडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन फिलहाल वो अपने डॉग के साथ वहां पर रुकी हुई थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड फिलहाल यहाँ पर नहीं था। अचानक ही रात को एडा को ऐसा लगता है कि मुझे एक वॉक के लिए जाना चाहिए, डॉग को वॉक करानी चाहिए। उस समय काफी देर हो चुकी थी, करीब रात के 1:30 हो चुके थे, यानी कि रात के 1:30 बज चुके थे। लेकिन वो अपने केबिन के आसपास अपने डॉग को वॉक करा रही थी। ये जो एडा का केबिन था, ये बहुत ही आइसोलेटेड था। इसमें दूर दूर तक इनके कोई भी पड़ोसी नहीं थे। इनका जो नियरेस्ट नेबर था वो करीब वहां से हाफ माइल की दूरी पर था। लेकिन एडा को इस तरह का सेक्लूजन पसंद आता था। वो चाहती थी कि बस वो फॉरेस्ट में अकेली रहे और उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। उसको इस जंगल में शहर से ज्यादा सेफ्टी महसूस होती थी। उसके साथ कुछ महीनों पहले ही एक हादसा हुआ था। वो डेट्रोइट में रहा करती थी और कुछ महीने पहले अचानक से ही एक व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। पता नहीं कहां से वो लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसके ऊपर जंप किया। एडा वहां पर गिर गई, उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने इसके ऊपर अटैक भी किया, इसको चोक करने की भी कोशिश की और वहां से भाग गया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि अभी तक एडा को यह पता नहीं था कि उसके ऊपर यह अटैक हुआ क्यों था। उसको बुरी तरीके से घायल किया गया था, लेकिन इस हमले का शायद हमलावर के पास भी कोई रीजन नहीं था। इसने पुलिस में रिपोर्ट भी की, लेकिन वो लड़का कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। इस घटना का एडा के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। उसकी मेंटल हेल्थ अब खराब होने लगी थी। धीरे धीरे उसको डिप्रेशन होने लगा। इतना ज्यादा उसका डिप्रेशन बढ़ गया कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और अब फिलहाल वो अनएम्प्लॉयड थी और बहुत ही सीरियसली डिप्रेस्ड भी थी। लेकिन हाल ही में एडा के अंकल ने उसको फोन किया था, उससे कहा था कि तुम मेरे फैमिली केबिन में जाकर रहो। वहां पर जाकर एडा को उस फैमिली केबिन की देखभाल करनी थी, उसको थोड़ा सा रिपेयर कराना था विंटर्स के लिए। इसके लिए उसके अंकल उसको अच्छा खासा पे करने वाले थे। इस ऑफर को सुनकर एडा काफी खुश थी। उसको फिलहाल अपने घर से, यानी कि शहर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। उसने तुरंत ही इस ऑफर को मान लिया और वहां जाने के लिए राजी हो गई। और अब वो फिलहाल इस केबिन में, इस 2 स्टोरी केबिन में आकर रह रही थी। एडा को वहां रहने के लिए पैसे भी मिल रहे थे और एडा को इस केबिन से पहले से ही बहुत ज्यादा प्यार था। ये जो इनका केबिन था, ये इनकी फैमिली के पास करीब 75 ईयर्स तक था और उसने कई बार बचपन में वहां जाकर अपने दिन गुजारे थे। उसके पास यहाँ की बहुत ही अच्छी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं वहां जाकर रहूंगी तो ये जो ट्रॉमा है, इससे भी मैं बाहर निकल सकती हूँ। इसके बाद एडा और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ गए थे, इस केबिन में रह रहे थे। वो यहाँ पर करीब 1 वीक से रुके हुए थे। करीब 2 दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से जा चुका था। इस दौरान इन लोगों ने केबिन के काफी सारे छोटे मोटे रिपेयर्स कर लिए थे, उसको अच्छा खासा साफ कर लिया था। लेकिन अब फिलहाल उसके बॉयफ्रेंड को किसी और काम के लिए जाना पड़ा था। वो किसी और कॉन्डो पर काम कर रहा था, क्योंकि इसका जो बॉयफ्रेंड था वो जनरली रिपेयर्स के ही काम करता था। तो फिलहाल उस कॉन्डो की देखभाल के लिए वो यहाँ से चला जाता है और एडा और उसका डॉग यहाँ पर फिलहाल अकेले हैं। लेकिन एडा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। उसे अकेला रहना काफी पसंद था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी। करीब 1 घंटे पहले उसने दवाई ले ली थी सोने के लिए, लेकिन इससे भी कुछ खास मदद मिली नहीं थी। उसको बहुत ज्यादा एंशियस फील हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने डॉग के साथ एक वॉक के लिए जाएगी। शायद उससे इसका माइंड क्लियर हो जाए और फाइनली वो सो सके। तो अब वो जो रोड्स थी, जो कि उसके केबिन के चारों ओर थी, हालांकि फॉरेस्ट में ऐसी कोई रोड नहीं होती है, पगडंडियां ही होती हैं। तो वो जो पगडंडियां थी वो छोटी छोटी थी, जिगजैगी थी और कोई स्ट्रीट लाइट्स भी ऑब्वियसली वहां पर नहीं थी, क्योंकि ये एक जंगल था। अगर देखा जाए तो नाइट वॉक पर जाने के लिए ये कोई अच्छी जगह नहीं थी। इतनी रात में एक फॉरेस्ट में केबिन से बाहर निकलना किसी भी एंगल से सेफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एडा को इस जगह पर कोई भी डर नहीं लगता था।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पर बचपन से आ रही थी। उसको पता था कि इस केबिन के आसपास कोई भी खतरनाक घटना आज तक नहीं घटी है। इसके अलावा एडा की पॉकेट में एक 9 mm की पिस्टल भी थी उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो अब वो कुछ मिनट्स तक वहां पर वॉक करती है। वो उन्हीं पगडंडियों पर केबिन के आसपास घूम रही थी, तभी अचानक से उसका डॉग रुकता है। वो वहां पर टॉयलेट वगैरह करने लगता है और जो एडा थी बस वो वहां पर कैजुअली स्मोकिंग करने लग जाती है और वेट करती है कि उसका डॉग अपने आप को रिलीव कर ले। लेकिन अचानक से ही उसका डॉग बहुत ज्यादा अलर्ट दिखने लगता है। वो टर्न करता है, गुर्राना शुरू कर देता है और उसके कान पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। और उसका जो डॉग था वो लगातार अंधेरे की तरफ घूर रहा था। एडा के पास उसकी फ्लैश लाइट थी। उसने फ्लैश लाइट जलाई और सीधा जंगल की डायरेक्शन में उसने अपनी टॉर्च की रोशनी की जहां पर उसका डॉग भौंक रहा था। जैसे ही वहां पर फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ी, तुरंत ही 2 आंखें एडा को चमकती हुई नजर आई। एडा तुरंत ही समझ गई थी कि एक माउंटेन लॉयन है, क्योंकि वहां पर आसपास बहुत सारे माउंटेन लायंस हुआ करते थे। लेकिन एडा ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसे पता था कि यहाँ पर उसको शांत रहना है। उसने चुपचाप अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी गन बाहर निकाल ली। लेकिन तभी अचानक से उसने देखा कि वो जो 2 आंखें उसको दिख रही थी वो अचानक से गायब हो गई हैं। यानी कि जो भी जानवर है वो वहां से मुड़कर शायद जा चुका है। जब एडा को यकीन हो गया कि माउंटेन लायन सच में वहां से चला गया है, तब उसने एक गहरी सांस ली। उसको काफी शांति मिली। उसके बाद तुरंत ही वो वहां से पलटी, उसने अपने डॉग की लीश खींची, दोनों वहां से मुड़े और तुरंत ही तेज कदमों से केबिन की तरफ बढ़ने लगे। वो अपने केबिन तक पहुंच चुकी थी। वो सीधे अंदर गई। अंदर जाते ही उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और उसको लॉक कर दिया। उसके बाद उसने अपने डॉग की लीश वगैरह खोली और उसके बाद उसने तुरंत जाकर अपना फोन उठाया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, उसको बताया कि यहाँ पर एक माउंटेन लॉयन इसको दिखा था। उसके बाद जब उसने सेंड कर दिया ये मैसेज तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। वो अपने केबिन में अंदर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी उसको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही वो एक माउंटेन लॉयन से केवल कुछ फीट की दूरी पर थी। उसे पता था कि वो एक जंगल के बीच में थी इतनी रात को और उसके सामने एक माउंटेन लॉयन था। तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात थी। लेकिन फिलहाल वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसके केबिन के बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे कि सूखे पत्तों पर या किसी टहनी पर किसी का पैर पड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे विंडो के पास से कोई गुजर रहा है। ये जो केबिन था ये कुछ इस तरीके से बना था कि जब आप अंदर की तरफ कदम रखते हैं, यानी कि फ्रंट डोर से अंदर आते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने किचन पड़ेगा और उसके बाद हॉल था। यानी कि वो एक ओपन किचन था। सबसे पहले आपको किचन का सिंक वगैरह दिखेगा और उसके बाद सामने ही आपको लिविंग रूम दिखेगा। वो सिर्फ एक बड़ा सा हॉल था जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इस रूम के लास्ट में स्टेयर्स बनी हुई थी जो कि सेकंड फ्लोर की तरफ जाती थी। अगर कोई व्यक्ति किचन में खड़ा हुआ है तो सामने उसको लिविंग रूम के पीछे जो विंडो बनी हुई है उससे बाहर का पूरा व्यू दिखता था, क्योंकि वो एक काफी बड़ी सी विंडो थी। तो फिलहाल अभी एडा किचन में खड़ी हुई है, उसके सामने वो विंडो है जिसके बाहर से उसको अजीब सी आवाज आई है। अब वो उस विंडो के पास जाती है। वो अपना पूरा चेहरा उस पर लगाकर बाहर देखने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। लेकिन बाहर उसे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। अब एडा उस विंडो से हट जाती है। वो वापस अंदर की तरफ आती है और सोचने लगती है कि शायद वही माउंटेन लॉयन लौट आया है उसका पीछा करते हुए। लेकिन उसको थोड़ा सा सेफ महसूस हो रहा था क्योंकि वो अंदर थी। वैसे भी जो माउंटेन लायंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं माने जाते हैं। ह्यूमंस के प्रति उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं देखा गया है। अब वो अपने आप को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई माउंटेन लॉयन भी नहीं है, ऐसी आवाजें जंगल में आती रहती है। अब वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपना कोट उतारती है, सारा सामान नीचे रखती है। उसके बाद वो काउच पर बैठ जाती है लिविंग रूम के, टीवी चला देती है और रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब करीब 20 मिनट्स बीत जाते हैं। फाइनली उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। अब वो सोचने लगी थी कि मैं अपने बेड पर जाती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। अभी वो ये सोच ही रही थी, तभी अचानक उसी सेम विंडो के बाहर से कुछ नॉइसेस आती हैं, उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो एक बार फिर से विंडो की तरफ देखती है और देखने की कोशिश करती है कि आखिर किस चीज की आवाज बाहर से आ रही है। जैसे ही वो विंडो के सामने खड़ी होकर दूर से उस विंडो को देखती है, उसको क्लियरली पता चलता है कि कोई ना कोई चीज तो है बाहर जो कि हिल रही है, मूव कर रही है। और डेफिनेटली वो कोई माउंटेन लॉयन नहीं था, वो एक आदमी जैसा नजर आ रहा था। अब एडा के मुंह से एक चीख निकल जाती है। उसने तुरंत अपनी गन उठाई जो कि कॉफी टेबल पर रखी हुई थी।
उसके बाद वो काउच के पीछे छुप गई। उसने अपने आप को पूरी तरह से नीचे कर लिया था ताकि उसको कोई भी बाहर से देख ना पाए। उसके बाद उसने अपने हाथ में गन पकड़े हुए अपना हाथ ऊपर उठाया विंडो की तरफ और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे पास हथियार है, अगर तुम अंदर आने की कोशिश करोगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। एडा बहुत ज्यादा कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग क्या कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहां पर सिर्फ हवा की आवाजें आ रही थी, जो जंगल की आवाजें होती हैं वो आ रही थी, बाकी कोई भी आवाज वहां पर नहीं थी। अब एडा सोचने लगी कि शायद ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, शायद मैंने किसी को भी नहीं देखा है। तभी अचानक से ही फ्रंट डोर की तरफ से किसी के चलने की आवाजें उसको सुनाई देने लगती हैं। अब वो अपना फोन उठाती है, 911 डायल करने की सोच रही थी, 911 पंच करती है। तभी अचानक कॉल करने से पहले वो ये सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ मेरा भ्रम हो, बाहर कोई ना हो, कोई एनिमल हो और मैं बेकार में ही 911 को कॉल कर दूं। एडा को अपने मन में एक बात पता थी कि जब से डेट्रॉइट में उसके ऊपर अटैक हुआ था, तब से हर चीज से वो डरने लगी थी। हर चीज से वो डर जाती थी, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती थी और उसको ऐसा लगता था कि हर चीज से उसको खतरा है। उसे लग रहा था कि अगर वहां पर पुलिस वाले आएंगे और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाएगी। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करेगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, लगातार उसके बॉयफ्रेंड को फोन जा रहा था लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा था। उस समय रात के करीब 2:30 का समय हो रहा था और ऑब्वियसली उस समय उसका बॉयफ्रेंड सो रहा होगा। इसके बाद उसने अपने एक दूसरे फ्रेंड को फोन किया और इस फ्रेंड ने फोन उठा लिया था। उसने इस फ्रेंड को बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसने उस फ्रेंड को उस माउंटेन लॉयन के बारे में भी बताया और उन परछाइयों के बारे में भी जो कि उसको इस केबिन के बाहर दिखाई दे रही थी। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, बाहर कोई भी ना हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तब उसकी आवाज क्रैक होने लगी, वो रोने लगी और वो बताने लगी कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। तब इसके फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ तुम्हारी तरफ से और तुम पुलिस को वहां पर आने दो। उसके फ्रेंड ने इससे ये भी पूछा कि तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं पुलिस वालों को बताऊंगा कि उन्हें कहाँ जाना है। इसने अपने फ्रेंड को एड्रेस भी दे दिया, लेकिन उसने फ्रेंड से कहा कि अभी तुम फोन मत करना, तुम 1-2 मिनट फोन पर ही रहो और मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने दो कि बाहर कोई है या नहीं है। और अगर तुम फोन पर मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा। तो अब एडा के एक हाथ में फोन था, एक हाथ में उसकी गन थी। अब वो बिल्कुल धीरे धीरे काउच के पीछे से निकली, एक लो प्रोफाइल रखते हुए उसने हर जगह से सारी विंडोज से बाहर चेक करना शुरू कर दिया। वो किचन तक पहुंच चुकी थी। उसने घुटनों के बल चलते हुए वहां की विंडो से बाहर की तरफ झांका। उसने देखा कि जो पोर्च था वो पूरी तरह से खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। अब एडा बहुत ज्यादा रिलीव्ड महसूस कर रही थी। वो वहां पर खड़ी हो गई, अब उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो सब कुछ इमेजिन कर रही थी। अभी वो अपनी फ्रेंड को बताने ही वाली थी कि सॉरी, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, तुम पुलिस को फोन मत करो, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले ही कुछ हो गया। वो पलटी और उसने एक बार फिर से लिविंग रूम की विंडो की तरफ देखा और तब उसने देखा कि वहां पर 100% कोई ना कोई खड़ा है। उसको दो इंसानों की वहां पर छाया नजर आ रही थी, यानी कि वहां पर दो लोग मौजूद थे। अब एडा ने तुरंत ही अपनी गन उन लोगों की तरफ तान दी, उनको ये दिखाने के लिए कि उसके पास गन है। लेकिन तुरंत ही वो जो दो व्यक्ति थे उन्होंने भी अपनी गन एडा की तरफ रेज कर दी थी, यानी कि उनके पास भी गन थी। अब एडा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने गन से फायर करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि मेरे पास बस यही एक रास्ता है। इधर वो जो दोनों आदमी थे उन्होंने भी इसके ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। एडा तुरंत ही नीचे झुक गई थी, उसने अपने आप को छुपा लिया था, लेकिन नीचे बैठने से पहले वो पूरी तरह से श्योर थी कि उसने एक व्यक्ति के सिर पर गोली मार दी है। अब जब ये सब शूटिंग की आवाज उसके फ्रेंड ने सुनी, जो कि अभी भी फोन पर मौजूद था, वो पूछने लगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब एडा चिल्लाने लगी कि यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं जो कि मेरी तरफ शूटिंग कर रहे हैं और मैंने भी उनको शूट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनमें से एक को गोली मार दी है। अब उसका फ्रेंड तुरंत ही चिल्लाया कि ठीक है, मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ, मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। और उसके बाद फोन लाइन कट गई। शायद उसका जो फ्रेंड था वो पुलिस को फोन करने लगा था। इधर जो एडा थी वो किचन के काउंटर के पीछे छुपी हुई थी। उसने अचानक से रियलाइज किया कि जितनी भी शूटिंग थी वो अचानक से रुक चुकी है और केबिन में और केबिन के बाहर पूरी तरह से साइलेंस है।
अब एडा के दिमाग में आने लगा कि शायद मैंने उन दोनों को ही गोली मार दी है, मैं उन दोनों को शूट करने में कामयाब रही हूँ और इसी कारण से अब वो लोग फाइट बैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर उसे ऐसा भी लगने लगा कि हो सकता है कि एक को गोली लगी हो और जो दूसरा सर्वाइवर है अब वो कहीं और से इसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा हो। तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से एडा ने महसूस किया कि जो फर्स्ट फ्लोर है यानी कि ऊपर वाली मंजिल, वहां पर किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं और ये आवाजें पूरी तरह से क्लियर थी। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि उसके घर के अंदर, उसके केबिन के अंदर ऐसे कौन और कैसे घुस सकता है। ऐसे समय में उसको एक आइडिया आ रहा था कि इस समय उसको अपने डॉग को लेना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सेकंड शूटर है ये फिलहाल ऊपर वाली मंजिल पर है, तो ये फिलहाल बाहर मेरे पीछे नहीं आ सकता। लेकिन इसके साथ ही एडा के मन में एक दूसरा विचार चलने लगा। अभी कुछ महीने पहले ही उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाई थी और इसी कारण से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। अब उसको अभी फिलहाल एक बार फिर से अटैक का सामना करना पड़ रहा था और इस बार वो यहाँ से भागना नहीं चाहती थी। वो इस हमले को, इस अटैकर को फेस करना चाहती थी। तब उसने एक डिसीजन लिया कि वो इस अटैकर से फाइट करेगी। ऐसी एक स्टोरी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि उसका लिंक भी मैं आपको इस कहानी के अंत में दे दूं। उस कहानी को भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें एक महिला अपने अटैकर के साथ किस तरह से संघर्ष करती है। तो जब एडा ने अब डिसाइड कर लिया कि वो अपने अटैकर का सामना करेगी, तो वो वहां से उठी, उसने एक गहरी सांस ली, उसने अपनी गन मजबूती से हाथ में पकड़ी और सीधा सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर वाली मंजिल में जाने लगी। इसके 30 मिनट्स के बाद वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि एडा के फ्रेंड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, उनको ये भी बता दिया था कि वहां कम से कम 2 गनमैन हो सकते हैं और उनमें से हो सकता है कि एडा ने एक को शूट कर दिया हो। अब पुलिस वालों को सब कुछ पता था। जब वो वहां पर आए तो उन्होंने अपनी गन्स अपने हाथ में ली हुई थी। वो बहुत ज्यादा सावधान थे। वो केबिन की तरफ बढ़े। सबसे पहले उन्होंने केबिन के चारों ओर सर्च किया, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा था। इसके बाद इन लोगों ने केबिन में एंटर किया। इन्होंने क्लियरली वहां पर देखा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। वहां पर एक शूट आउट हो चुका था। जगह जगह दीवारों पर बुलेट होल्स बने हुए थे, हर जगह टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और वहां पर एडा का डॉग मौजूद था। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और एक कोने में बैठा था। अब पुलिस वालों ने केबिन के अंदर अच्छी तरीके से सर्च किया कि वहां पर कोई ऐसी घातक चीज मौजूद तो नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एविडेंसेस के लिए भी सर्च किया कि वहां पर जो भी लोग आए होंगे उनसे रिलेटेड कोई सामान पड़ा होगा। इसके बाद ये लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़े। ये लोग जब फर्स्ट फ्लोर पर और उसके बाद केबिन की छत पर पहुंचे, तो इन्होंने पाया कि एडा के शूज और उसका सेलफोन छत पर पड़ा हुआ था, यानी कि केबिन की छत पर, और एडा की गन भी वहीं पर पास में ही पड़ी हुई बरामद हुई। अब क्योंकि ये सारा का सारा सामान छत पर मिला था, इसीलिए यही सजेस्ट हो रहा था कि शायद या तो एडा छत से नीचे गिर गई होगी या फिर हो सकता है कि वो जानबूझकर छत से नीचे कूदी हो उन लोगों से बचने के लिए। इसीलिए फटाफट उस सारे एरिया की सर्च की गई। अभी तक इन लोगों को एडा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर पुलिस वालों ने एक मैसिव सर्च अभियान चलाया पूरे के पूरे जंगल में, लेकिन ना तो किसी को एडा मिली और ना ही उसके अटैकर्स। पुलिस वालों ने लोकल हॉस्पिटल्स में भी चेक किया कि हो सकता है वो जो आदमी जिन्होंने अटैक किया था उनको गोली वगैरह लग गई हो, कहीं पर वो जख्मी हुए हो और वो मेडिकल अटेंशन के लिए वहां पर पहुंचे हो, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस वालों ने एक दूसरी थ्योरी पर काम करना शुरू किया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई गनमैन था ही नहीं। हो सकता है कि एडा के ऊपर उसके बॉयफ्रेंड ने ही अटैक किया हो सकता है कि उसी ने सारी की सारी कहानी बनाई हो कि यहाँ पर 2 अटैकर्स आए थे, 2 गनमैन आए थे, लेकिन असल में वो उसका बॉयफ्रेंड हो। और इसीलिए अब पुलिस वाले पहुंचे एडा के बॉयफ्रेंड के पास। जब उन्होंने एडा के बॉयफ्रेंड से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि उसके पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबाई थी। जिस समय ये सारी की सारी घटना हुई थी उस समय एडा का बॉयफ्रेंड एडा के बेटे के साथ था और उसका जो बेटा था वो एडल्ट था। तो एडा के खुद के बेटे ने गवाही दी थी कि जो एडा का बॉयफ्रेंड था वो घटना के समय मेरे पास था। तो अब काफी समय बीत चुका था, कई दिन बीत गए, लेकिन एडा अभी तक मिसिंग थी। अब पुलिस वालों को ये लगने लगा कि हो सकता है कि एडा के बॉयफ्रेंड ने किसी को हायर किया हो, पैसे दिए हों एडा को मारने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। ऐसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसके बैंक से या किसी भी तरीके से नहीं हुए थे। अब पुलिस वाले और ज्यादा छानबीन करने लगे इनके रिलेशनशिप के बारे में।
तब इन्हें पता चला कि इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम थी ही नहीं। इनके रिलेशनशिप पूरी तरह से क्लियर थे, नॉर्मल थे और शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड के पास कोई भी मोटिव नहीं था, तो इन्हें दूसरी थ्योरी पर काम करना था। अब सभी को पता था कि एडा के ऊपर कुछ महीने पहले भी अटैक हुआ था एक रैंडम लड़के के द्वारा, और अभी तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया था। अब पुलिस वालों को लगने लगा कि हो सकता है कि उसी लड़के ने एक बार फिर से एडा को ट्रैक करके उसके ऊपर अटैक किया हो। शायद जो काम वो पिछली बार नहीं कर पाया था, शायद एडा को मारने का, उस काम को इस बार वो फिनिश करने के लिए आया हो। लेकिन ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा फार फेच्ड लग रही थी और बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे, पुलिस वालों ने और ज्यादा छानबीन करनी शुरू कर दी, लेकिन जितने भी एविडेंसेस मिल रहे थे उससे यह केस और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। पुलिस वालों ने सारी की सारी बुलेट्स निकाली जो अभी तक फायर की गई थी और दीवारों पर लगी हुई थी। जब पुलिस वालों ने उन बुलेट्स की जांच की तो ये पता चला कि ये जितनी भी डिफरेंट बुलेट्स हैं, जो कि छत से मिली हैं, फ्लोर से मिली हैं, दीवारों से मिली हैं, वो एक ही गन से चली हैं और वो एडा की गन थी। अब कई हफ्ते गुजर चुके थे, इसके अटैकर्स और एडा अभी तक नहीं मिले थे। तो अब लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि एडा ने जानबूझ के सेटअप खुद ही किया है वहां से गायब होने के लिए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद उसको एलियंस ने किडनैप कर लिया है। तो बहुत सारी थ्योरीज वहां पर चल रही थी, लेकिन बेसिकली किसी को भी नहीं पता था कि आखिर एडा के साथ हुआ क्या। धीरे धीरे केस कोल्ड होता चला गया। December 21, 2019 का समय आ गया। अब तक एडा को गायब हुए 2 मंथ्स हो चुके थे, और तब एडा की फैमिली ने डिसाइड किया कि केबिन के पास जो पॉन्ड है, जो छोटा सा तालाब है, वो उसको खाली करवाएंगे, उसका पानी पूरी तरह से निकलवाएंगे। हो सकता है कि एडा उसके अंदर हो। एडा की फैमिली अब क्लोजर के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। वो चाहती थी कि इस सर्च का या इस थ्योरी का कोई ना कोई अंत हो कि एडा कहाँ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंशियस, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। बस अब वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार एडा के साथ हुआ क्या है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी उनको जानना था। हालांकि इस पॉन्ड की पहले भी तलाशी ली जा चुकी थी, लेकिन इस बार इस पॉन्ड को पूरी तरह से खाली करवाया गया, यानी कि उसका सारा पानी निकलवाया गया। जब पॉन्ड को खाली करवाया गया और उसकी तलाशी ली गई तो उन्हें एडा की बॉडी वहां से मिल गई। इसकी ये जो बॉडी थी, ये करीब 1 फुट पानी के अंदर ही मौजूद थी। लोगों का ये मानना था कि एडा का पीछा किया गया होगा केबिन से लेकर यहाँ पॉन्ड तक, और उसके बाद यहीं पर अटैकर्स ने उसे गोली मारी होगी और उसके बाद उसे पॉन्ड में धक्का दे दिया होगा। लेकिन जब बाद में एडा की ऑटोप्सी हुई, उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया गया, तो ये पाया गया कि उसकी बॉडी पर कोई भी बुलेट के निशान थे ही नहीं, उसको गोली लगी ही नहीं थी। यहाँ तक कि उसके शरीर पर कोई भी ब्रूजेस के, कोई भी नील के निशान नहीं थे, कोई भी चोट के निशान नहीं थे, कोई भी कट नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको देखकर कि उसके साथ कोई भी फिजिकल स्ट्रगल हुआ होगा मरने से पहले। अंत में यही पता चला कि उसकी वहां पर डूबने से मौत हुई थी। अब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए। इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस ने जो फाइनल थ्योरी निकाली एडा की मौत की, वो ये है कि एडा के ऊपर जब हमला हुआ था तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके फैमिली मेंबर्स जितना बुरा सोच रहे थे, उससे भी ज्यादा एडा की कंडीशन खराब थी। लेकिन वो फिर भी अपने ट्रॉमा से कोप अप करने की कोशिश कर रही थी, और इसके लिए वो ड्रग्स ले रही थी। जिस रात वो गायब हुई, या हम कह सकते हैं कि उसकी मौत हुई, उस दिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। जैसा कि मैंने आपको इस स्टोरी की शुरू में बताया कि वो सो नहीं पा रही थी, और तब उसने कुछ वेलियम लिया, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव होता है और एक एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी होता है। लेकिन इन पिल्स को लेने के बाद भी उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, और नींद ना आने के कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने डॉग के साथ बाहर जाएगी एक वॉक के लिए। और बाहर जाने के बाद उसने स्मोकिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन वो जो स्मोक कर रही थी वो सिगरेट्स नहीं थी, बल्कि वो थी मेथैम्फेटामीन, जिसको शॉर्ट में मैथ कहा जाता है। और मैथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है। उसको लेने के बाद लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और अलर्ट महसूस करते हैं। इसी कारण से अगर कोई हेल्पलेस महसूस कर रहा है तो उसके लिए ये एक अच्छा, बहुत ही पावरफुल एंटीडोट माना जाता है। और ऐसा एडा तब से महसूस कर रही थी जब से उसके ऊपर अटैक हुआ था। मैथ का एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है, और वो ये है कि इसको लेने के बाद आप बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो जाते हो। तो जिस समय वो वॉक कर रही थी अपने डॉग के साथ उस रात, उस समय क्योंकि वो मैथ स्मोक कर रही थी और उसने एक माउंटेन लॉयन वहां पर सच में देखा था, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी।
उसके अंदर बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश हो गया था और उसके बाद वो सीधा अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैंने आपको बताया कि उसको बाहर से आवाजें आ रही थी। वो जंगल की नॉर्मल आवाजें थी शायद, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रग्स पर थी। इसके थोड़ी देर के बाद उसको अपने विंडो के बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं, 2 लोग। लेकिन ये माना जाता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी खुद की परछाई उस विंडो पर दिखाई दे रही थी। उसका डबल रिफ्लेक्शन बन रहा होगा और वो इसलिए बन रहा था क्योंकि अंदर केबिन की सारी लाइट्स ऑन थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। अब वो क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में थी तो उसको ऐसा लगा कि ये इंट्रूडर्स हैं जो कि उस पर हमला करने आए हैं। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और उनके ऊपर तान दी, यानी अपने ही रिफ्लेक्शन के ऊपर। और ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेगी उसके रिफ्लेक्शन में वही दिखाई देगा। जैसे ही उसने गन तानी, सामने जो उसका रिफ्लेक्शन था वही दिखाई दिया, यानी कि सामने उसके रिफ्लेक्शन ने भी उसकी तरफ गन तानी। अब उसको ऐसा लगने लगा कि सामने वाले लोगों के पास गन्स हैं और उसने सीधा फायरिंग करनी शुरू कर दी। सच तो ये था कि वो जो भी शूट आउट चल रहा था वो उसका खुद के साथ ही चल रहा था। जो ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आ रही थी वो और कोई नहीं था बल्कि जंगल की नेचुरल आवाजें थी। अब वो पहले ऊपर गई, फिर छत पर गई उस अटैकर को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, शायद वो अटैकर से छुपने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं किस रीजन से, वो अभी भी अननोन है। लेकिन उसने अपने जूते उतार दिए, अपना सेलफोन वहीं पर छोड़ दिया, अपनी गन वहीं पर छोड़ दी और उसके बाद वो किसी तरीके से छत से नीचे उतर गई। छत से नीचे उतरने के बाद वो सीधा फॉरेस्ट की तरफ भाग गई। जब वो भाग रही थी तो रास्ते में वो पॉन्ड पड़ता था। वो उस पॉन्ड के अंदर गिर गई। पॉन्ड के अंदर गिरने के बाद उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गई, लेकिन वो पॉन्ड से बाहर निकल नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। वो जिस जगह पर गिरी थी उस पॉन्ड में, वो सिर्फ 1 फुट गहरा था वहां पर। उसके बाद भी वो वहां से निकल नहीं पाई, वो इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड थी। बाद में वो वहीं पर पड़ी रही और उसकी जो मौत हुई थी वो ना सिर्फ डूबने से हुई थी, बल्कि वो कॉम्बिनेशन था हाइपोथर्मिया का, ड्राउनिंग का और साथ ही ड्रग्स का। तो फाइनली पता चल गया कि एडा जिससे भागने की कोशिश कर रही थी वो बस उसका डर था जो कि उसके दिमाग में बैठा हुआ था। अंत में उस डर ने उसकी जान ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि एडा को काउंसलिंग की जरूरत थी, उसको अपना इलाज करवाना चाहिए था। अगर वो इलाज करवाती तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस समस्या से बचने की कोशिश करती रही और वो समस्या इतनी बड़ी बन गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि ये क्रीपी एंड मिस्टीरियस स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।